Hey, it's time to concentrate now. नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी ऐप में आपका फिर से स्वागत है। अपन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे थे और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक था डेटाबेस डिज़ाइन, उसको पढ़ रहे थे। तो इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था एंटिटी क्या होती है, एंटिटी सेट क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम जो 6 प्रकार के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। उनमें से अक्सर जो इससे भी टफ एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन देखे हैं मैंने, हो सकता है इसमें भी कोई क्वेश्चन आ जाए और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप अगर इंडियन ऑथर्स की बुक्स को देखोगे तो एक एक दो लाइन में यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि कोई एंटिटी है, मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्टर है या कोई स्टूडेंट है, तो ये क्या है, एंटिटी है। ठीक है, और अगर मैं एंटिटी सेट की बात करूं तो अगर बहुत सारे इंस्ट्रक्टर हैं सेम टाइप के तो फिर मैं क्या बोलूंगा, उसको इंस्ट्रक्टर का सेट बोलूंगा। ऐसे ही अभी ये केवल एक स्टूडेंट है यानी एक एंटिटी है, और लेकिन इसको एंटिटी सेट कब बोलूंगा, इसको एंटिटी सेट बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट एंटिटी सेट। लेकिन कब होगा, जब एक ही टाइप के बहुत सारे स्टूडेंट इस ग्रुप में होंगे या सेट में होंगे तो अपन क्या बोलेंगे, स्टूडेंट एंटिटी सेट। ठीक है, दूसरी चीज, हर एंटिटी का क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई एम्प्लॉय नाम तो क्या हो गया, एंटिटी हो गया, लेकिन उसके एट्रीब्यूट काफी सारे हो सकते हैं। अपन एग्जाम्पल में तो कुछ गिने चुने एट्रीब्यूट्स लेते हैं, लेकिन जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय की आईडी है, वो क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट कहलाएगा, है ना। एम्प्लॉय का जो डेजिग्नेशन है वो क्या कहलाएगा, उसका एट्रीब्यूट कहलाएगा। एम्प्लॉय की कोई सैलरी है वो क्या कहलाएगी, उसका एट्रीब्यूट कहलाएगी यानी प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, तो एंटिटी किसे कहते हैं और एंटिटी का सेट किसे कहते हैं और एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, ये मैंने आज फिर रिवाइज करा दिया आपको। आज हम पढ़ेंगे ये एट्रीब्यूट्स भी कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एट्रीब्यूट्स को शुरू करते हैं। किसी एंटिटी के पास मौजूद प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाती है, एट्रीब्यूट्स कहलाती है। ठीक है, यानी आप हो, है ना, हैरी है तो हैरी की एज यानी हैरी की आयु होगी, जो एज होगी वो क्या है, उसका एट्रीब्यूट है। हैरी की हाइट, तो हैरी की हाइट भी क्या होगी, उसका एट्रीब्यूट होगी। हैरी का कलर, वो भी हैरी का एट्रीब्यूट होगा। हैरी का वेट, वो भी एट्रीब्यूट होगा। हैरी का जो ब्लड टाइप है वो भी उसका एट्रीब्यूट होगा। हैरी का हेयर कलर है वो उसका एट्रीब्यूट होगा, है ना। और हैरी की आईक्यू है वो भी उसका एट्रीब्यूट होगा। यानी हैरी की हर जो प्रॉपर्टी है वो उसका एट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपन एंटिटी किसको मान लें, अगर हैरी को मैं एंटिटी मान लूँ तो हैरी की प्रॉपर्टीज क्या कहलाएंगी, एट्रीब्यूट्स कहलाएंगी। ठीक है, एट्रीब्यूट्स प्रत्येक एंटिटी सेट के लिए समान होते हैं। अब देखो इस चीज पर थोड़ा सा गौर करो, यहाँ पे एंटिटी सेट शब्द लगा है। एंटिटी सेट मतलब अगर मैं खाली इंस्ट्रक्टर की बात करूं, यानी किसी यूनिवर्सिटी में कोई टीचर है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्टर। अगर एक इंस्ट्रक्टर की बात करूंगा तो उसके एट्रीब्यूट होंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स लगा दूं, एस और लगा दूं, तो ये इंस्ट्रक्टर्स माने बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स मीन्स क्या हो गया, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर यानी बहुत सारे शिक्षक या प्रशिक्षक। ठीक है, तो एट्रीब्यूट प्रत्येक एंटिटी सेट के लिए समान होता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं एम्प्लॉय तो कहते हैं किसी सिंगल पर्सन को, लेकिन हम अगर एम्प्लॉयज शब्द लगा दें, एस और लगा दें, तो यानी बहुत सारे एम्प्लॉयज, तो इनके लिए एट्रीब्यूट का सेट सेम होगा। यानी आईडी होगी हर एम्प्लॉय की, हर एम्प्लॉय की सैलरी होगी, हर एम्प्लॉय का एक डेजिग्नेशन होगा, हर एम्प्लॉय की एक यानी डेट ऑफ बर्थ होगी, जितने भी एट्रीब्यूट होंगे। तो वही मैं कह रहा हूं, एट्रीब्यूट प्रत्येक एंटिटी सेट के लिए समान होते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज हैं बहुत सारे। ठीक है, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, अपन दो के ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो इनके एट्रीब्यूट तो सेम होंगे, जैसे एज, हर एम्प्लॉय की एक एज होगी या हर एम्प्लॉय की एक सैलरी होगी। ठीक है, लेकिन उनकी वैल्यूज अलग होंगी। इसकी एज अलग हो सकती है, इसकी एज अलग हो सकती है, इसकी सैलरी अलग हो सकती है, इसकी सैलरी अलग हो सकती है, इसकी एम्प्लॉय आईडी अलग होगी ही होगी और इसकी एम्प्लॉय आईडी अलग होगी ही होगी। यानी एट्रीब्यूट्स के अंदर जो वैल्यू हैं वो अलग होंगी। ठीक है,
प्रत्येक एट्रीब्यूट के लिए परमिटेड वैल्यूज का एक सेट होता है जिसे उस एट्रीब्यूट का डोमेन या वैल्यू सेट कहते हैं। जैसे कोर्स आईडी नाम का कोई एट्रीब्यूट है कोर्स आईडी, ठीक है। जैसे सैलरी है तो सैलरी क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। ऐसे ही कोई मान लीजिए स्टूडेंट का रोल नंबर है, वो क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ऐसे ही मान लीजिए कोई कोर्स आईडी है तो वो क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो कोर्स आईडी एट्रीब्यूट का डोमेन जो होगा वो एक निश्चित लेंथ का यानी फिक्स्ड लेंथ का एक स्ट्रिंग का सेट होगा। और इसी तरह अगर हम बात करें तो कोई एट्रीब्यूट है सेमेस्टर, कोई सेमेस्टर नाम का एट्रीब्यूट है। तो सेमेस्टर तो हम जानते हैं हमारे यहाँ तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर ऐसे चलता है। लेकिन फॉरेन की बात करें तो वहाँ पे फॉल, विंटर सेमेस्टर, स्प्रिंग सेमेस्टर, समर सेमेस्टर इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो इसी तरह सेमेस्टर एट्रीब्यूट का डोमेन क्या होगा, फॉल, विंटर, स्प्रिंग, समर, ठीक है। यानी ये स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। जैसे न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है कई चीज़ों का, कई एट्रीब्यूट की वैल्यू न्यूमेरिक होती है यानी इंटीजर टाइप की होती है, और कई उनकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट में होती है, कई एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हमारी टेक्स्ट में होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। सामान्यतः किसी एंटिटी सेट का एट्रीब्यूट एक ऐसा फंक्शन होता है जो एंटिटी सेट से एक डोमेन को मैप करता है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं एंटिटी सेट समझ जाओ, एक एंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं अपन। एंटिटी सेट का मतलब जैसे एम्प्लॉय नाम की तो एक एंटिटी हो गई, अगर एम्प्लॉइज एस लगा दिया तो ये फिर एंटिटी सेट कहलाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट है तो वो एंटिटी है, लेकिन स्टूडेंट्स एस लगा दिया तो फिर क्या हो गया, ये एंटिटी सेट हो गया। यानी यहाँ पे हम बहुत सारे एक ही टाइप के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं एंटिटी सेट में कई एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो भैया एंटिटी सेट मान लीजिए एम्प्लॉय का ले लो या स्टूडेंट का ले लो या इंस्ट्रक्टर का एंटिटी सेट ले लो। एंटिटी सेट मतलब मोर देन सेम टाइप के, यानी एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉइज यानी बहुत सारे एम्प्लॉइज एक ही टाइप के। ऐसे स्टूडेंट तो बहुत सारे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर तो बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सेट बन गए, एंटिटी सेट बन गए। तो इनमें बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एम्प्लॉय में सैलरी हो सकता है, डेजिग्नेशन हो सकता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकती है उसकी, सैलरी हो सकती है उसकी, डेजिग्नेशन, यानी बहुत सारी चीज़। ऐसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नाम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका एज हो सकता है ना, उसका कोर्स आईडी हो सकता है, किस कोर्स में वो एनरोल है, तो बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रक्टर है तो इंस्ट्रक्टर की सैलरी हो सकती है, इंस्ट्रक्टर की आईडी हो सकती है। यानी हर एंटिटी सेट में बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं। प्रत्येक एंटिटी को पेयर्स के एक सेट द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, यानी एंटिटी सेट के प्रत्येक एट्रीब्यूट के लिए एक पेयर होता है, ठीक है। वो पेयर कैसे होता है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एंटिटी है जिसका नाम क्या है, इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्टर एंटिटी को निम्न पेयर्स के सेट द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है। यानी पहला पेयर इंस्ट्रक्टर की एक आईडी होगी और आईडी का नंबर होगा। दूसरा पेयर इंस्ट्रक्टर का एक नाम होगा, है ना, नेम में उसका क्रिक। इंस्ट्रक्टर का एक डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट में बायोलॉजी। इंस्ट्रक्टर की एक सैलरी होगी, सैलरी की वैल्यू ये, ठीक है। यानी एक पेयर होगा कंप्लीट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंस्ट्रक्टर एंटिटी का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंस्ट्रक्टर एंटिटी का क्या हो गया, एक पेयर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सीरियस होके और अपना रिसर्चिव टाइप का माइंड रख के पढ़ना, है ना। तो इस पेयर का मतलब क्या हो गया, इस पेयर का मतलब हो गया कि एंटिटी क्रिक नाम के एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रही है, जिसकी इंस्ट्रक्टर आईडी ये है, जिसकी सैलरी ये है, जिसका डिपार्टमेंट बायोलॉजी है, ठीक है। एट्रीब्यूट जैसा कि ईआर मॉडल में उपयोग किया जाता है को निम्नलिखित एट्रीब्यूट टाइप्स द्वारा कैरेक्टराइज किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब आज इस टॉपिक में हम 6 टाइप एट्रीब्यूट्स को पढ़ने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर कंसंट्रेट करोगे तो 6 के 6 एट्रीब्यूट आपको साथ के साथ याद करा दूंगा, ठीक है। हमारे अब तक के एग्जाम्पल्स में जो एट्रीब्यूट्स हमने देखे थे वो सिंपल एट्रीब्यूट्स थे। हमने उन्हें सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया था। जैसे हमने कहा कि कोई इंस्ट्रक्टर नाम का एंटिटी है, या फिर कोई स्टूडेंट नाम का एंटिटी है, या फिर कोई एम्प्लॉय नाम का क्या है, एंटिटी है, और इसका कोई एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल हर इंस्ट्रक्टर का एक क्या होगा, नेम होगा, ठीक है। हर स्टूडेंट का एक नेम नाम का एट्रीब्यूट होगा, हर एम्प्लॉय का एक नेम नाम का एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल का एग्जांपल है, सिंपल एट्रीब्यूट है। अगर हम नेम को फर्दर सब डिवाइड कर दें और भागों में, तो फिर हम क्या बोलेंगे, उसको कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलेंगे। यानी नेम को सब पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम,
नेम को सब पार्ट में ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो हमने नेम नाम के एट्रीब्यूट को और सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी उसका फर्स्ट नेम, उसका मिडिल नेम, उसका लास्ट नेम। ठीक है, तो यहां तक तो ये सिंपल एट्रीब्यूट है, और इसको फर्दर और सब डिवाइड कर दिया तो फिर ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो ये पूरी की पूरी रामायण 2 पेज की आपको एक लाइन में समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। हमारे अब तक के एग्जाम्पल्स में हमने सिंपल एट्रीब्यूट्स देखे थे, हमने उन्हें सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया था। दूसरी ओर जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं उनको सब पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, अर्थात उन्हें फर्दर अदर एट्रीब्यूट्स में भी अपन डिवाइड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नेम एट्रीब्यूट को कंपोजिट एट्रीब्यूट के रूप में स्ट्रक्चर किया जा सकता है। यानी नेम क्या है, किसी एंटिटी का एट्रीब्यूट है नेम। कोई एंटिटी है और उसका कोई एट्रीब्यूट हो सकता है नेम। अब इस नेम को भी मैं और भागों में बांट रहा हूं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इनिशियल, लास्ट नेम। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैंने कंपोजिट कर दिया और भागों में बांट दिया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलूंगा। और सिर्फ नेम तक ही बात रहे, यानी ये कोई एंटिटी है और उसका एक एट्रीब्यूट है नेम, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सिंपल। क्या बोलूंगा, सिंपल। लेकिन अगर मैं इस नेम एट्रीब्यूट को और आगे चलकर और भागों में बांट दूं, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे लास्ट की स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट। एक ही बार में आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। ठीक है, इतने एग्जांपल्स लिए आप थक जाओगे। मान लीजिए कि हमें स्टूडेंट एंटिटी सेट, कोई एंटिटी का सेट है, उसका नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, और उसमें एक क्या है, अपना एट्रीब्यूट है एड्रेस नाम का, उसको ऐड करना है हमें। तो हम इसको कंपोजिट कब बना सकते हैं, इस एट्रीब्यूट को कंपोजिट एट्रीब्यूट कब बना सकते हैं, एड्रेस को। हम एड्रेस को और फर्दर सब डिवाइड कर दें। जैसे एड्रेस में हमने स्ट्रीट अलग ले ली, सिटी अलग ले ली, स्टेट अलग, जिप कोड अलग। तो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, इस एड्रेस नाम के एट्रीब्यूट को हम फर्दर सब डिवाइड कर दिया कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स में। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया कंपोजिट का। ठीक है, यानी एड्रेस नाम का जो एट्रीब्यूट है, उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हमें मॉडलिंग को क्लीनर बनाने के साथ साथ रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को एक साथ ग्रुप करने में मदद करते हैं। यह भी ध्यान दें, कंपोजिट एट्रीब्यूट एक हायरार्की के रूप में प्रकट हो सकता है। ठीक है, हायरार्की के रूप में प्रकट होने का मतलब क्या है, हायरार्की क्या कहते हैं, कोई पदानुक्रम, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हायरार्की का मतलब क्या हो गया कि कोई ये एंटिटी है, फॉर एग्जांपल इस एंटिटी का कोई नेम नाम का एट्रीब्यूट है, और नेम को भी फिर हमने हायरार्की में सब पार्ट्स में बांट दिया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो ये पूरी क्या बन गई, एक हायरार्की बन गई। ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट एड्रेस में इसके कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स जैसे स्ट्रीट इत्यादि को भी स्ट्रीट नंबर, यानी हमने क्या किया, जो देखो हायरार्की, इसको और भी सब पार्ट्स में, आगे चलकर भी सब पार्ट्स में कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिनको हमने सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आगे चलकर उनको और सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन नाम की एंटिटी है, कोई एंटिटी है पर्सन नाम की। ठीक है, और उसका कोई एट्रीब्यूट है एड्रेस। क्या एट्रीब्यूट है उसका, एड्रेस। और एड्रेस को हमने और मान लीजिए स्ट्रीट नाम के एट्रीब्यूट में बांट दिया। स्ट्रीट नाम के को फिर हम फर्दर और आगे बांट सकते हैं, स्ट्रीट का नाम, स्ट्रीट का नंबर और अपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो इसको फर्दर भी और अपन सब डिवाइड कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ डायग्राम इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट, एक एंटिटी सेट है जिसका नाम क्या है, इंस्ट्रक्टर, उसके लिए कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल्स को दर्शाता है। तो एक एग्जांपल और देख लीजिए, यहां पर देखिए, ये हमारा कोई एट्रीब्यूट है नेम नाम का, नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट है और एक एड्रेस नाम का एट्रीब्यूट है। ठीक है सर, तो नेम नाम का तो क्या है, एक सिंपल एट्रीब्यूट है, यानी कोई पर्सन का नेम हो गया या कोई एम्प्लॉय का नेम हो गया या फिर किसी इंस्ट्रक्टर का नेम हो गया या किसी स्टूडेंट का नेम हो गया। तो वो इंस्ट्रक्टर, पर्सन, एम्प्लॉय, इनकी प्रॉपर्टीज है, यानी उनके एट्रीब्यूट है। तो ये नेम क्या है, उसमें से एक है, यानी ये उसका एट्रीब्यूट है, उस एंटिटी का एट्रीब्यूट है। और इसको हमने फर्दर नेम को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इनिशियल नेम और सब पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब इसको हम बोलेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है सर, ऐसे ही मान लीजिए कोई एंटिटी है एम्प्लॉई नाम की या फिर इंस्ट्रक्टर नाम की या स्टूडेंट नाम की या किसी भी नाम की कोई एंटिटी है, और उस एंटिटी का एक एट्रीब्यूट है एड्रेस, और एड्रेस को हम सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी एड्रेस में स्ट्रीट ले ली, सिटी ले ली, स्टेट, पोस्टल कोड। तो फिर ये जो है नीचे के एट्रीब्यूट, इनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलेंगे, यानी फर्दर सब डिवाइड किए हैं हमने एट्रीब्यूट को आगे चलकर। ठीक है,
अब देखिए इस स्ट्रीट नाम को फिर हमने अगले में ले लिया, स्ट्रीट नंबर में ले लिया, स्ट्रीट नेम में ले लिया, अपार्टमेंट नंबर ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आप एट्रीब्यूट के जो फर्स्ट टाइप है कौन कौन सा, सिंपल और कंपोजिट, सिंपल वर्सेस कंपोजिट, दोनों को मैंने इतनी अच्छी तरीके से याद करा दिया, आपको समझा दिया कि आप है ना इसको कभी भी लाइफ में भूलोगे नहीं, ठीक है। सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, यानी ऐसे एट्रीब्यूट जिनमें सिंगल वैल्यू आती है और कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनमें एक से अधिक वैल्यूज को डालते हैं अपन, तो सिंगल और मल्टी वैल्यूड, इसके नाम से ही ऐसी, पहले सिंपल और कंपोजिट उनसे पता चल रहा था, ऐसे सिंगल और मल्टी इनके नाम से भी पता चल रहा है हमें, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए अब तक के एग्जाम्पल्स में दिखाए गए एट्रीब्यूट्स में सिंगल वैल्यू थी। उदाहरण के लिए स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट, कोई स्टूडेंट नाम की तो क्या होगी, स्टूडेंट क्या है अपने आप में, स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है। और उस स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट का कोर्स, स्टूडेंट की आईडी, ये सब क्या एट्रीब्यूट है। तो अगर हम स्टूडेंट का कोई एट्रीब्यूट ले लें जिसका नाम क्या किया है हमने, स्टूडेंट आईडी दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो क्या एट्रीब्यूट है और इसमें एक ही वैल्यू होगी, यानी स्टूडेंट की आईडी में एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। कॉमा लगा लगा के 10 वैल्यू तो होंगी नहीं उसमें। तो ऐसे में अपन इसको क्या बोलेंगे, इस एट्रीब्यूट को, स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट को क्या बोलेंगे हम, सिंगल वैल्यूड बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू आ रही है सर, ठीक है। लेकिन ऐसे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं जहां किसी स्पेसिफिक एंटिटी के एट्रीब्यूट में सेट ऑफ वैल्यूज हो, यानी एक से अधिक वैल्यूज हो एक एट्रीब्यूट के वैल्यू सेट में। मान लीजिए हम इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट में, कोई एंटिटी सेट है जिसका नाम क्या है, इंस्ट्रक्टर, एक फोन नंबर एट्रीब्यूट को ऐड कर रहे हैं, यानी एक एट्रीब्यूट लिया हमने फोन नंबर। तो ध्यान दीजिए इंस्ट्रक्टर के पास 0 से लेकर कई सारे फ़ोन नंबर हो सकते हैं। अभी मेरे पास 2 फ़ोन नंबर हैं, हो सकता है कई लोग आप में से 2 मोबाइल रखते हो डबल सिम वाले, तो 4 फ़ोन नंबर हैं आपके पास। तो यानी उसमें 4 टाइप की वैल्यू आएंगी आपकी, 4 फ़ोन नंबर आपको फिल करने पड़ेंगे, तो 4 टाइप की वैल्यू आ रही है। इसलिए ऐसे में अपन इसको क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, अगर आप पे 4 सिम नहीं है तो 4 फ़ोन हो सकते हैं आप पे, है ना, यानी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बात एक ही है। इस प्रकार के एट्रीब्यूट को मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहा जा सकता है। और देखिए बहुत सारे एग्जांपल लिए मैंने। एक अन्य एग्जांपल के रूप में हम इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट में कोई एट्रीब्यूट ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, डिपेंडेंट नेम, ठीक है, जो सभी डिपेंडेंट्स को लिस्टिंग करता है। डिपेंडेंट मीन्स किसी व्यक्ति पर जितने लोग आश्रित होते हैं, ठीक है, उनका नाम हो गया डिपेंडेंट, ठीक है। यह एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड होगा क्योंकि किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर के पास 0 यानी 0, 1 या 1 से अधिक आश्रित हो सकते हैं। हो सकता है उसकी फैमिली में उसकी वाइफ उस पर डिपेंड है, उसके फादर उस पर डिपेंड है, उसकी माँ उस पर डिपेंड है, उसके बच्चे उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो एट्रीब्यूट है हमारा डिपेंडेंट नेम, इसमें कई सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर हमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को दर्शाना है तो हम ब्रेसेस के अंदर लेते हैं उसको, ठीक है, इन ब्रेसेस के अंदर लेते हैं, ठीक है। यह दर्शाने के लिए कि कोई एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड है, इसके लिए हम उसे ब्रेसेस में एनक्लोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर, डिपेंडेंट नेम, तो इनको हमने ब्रेसेस के अंदर लिया, यानी फोन नंबर कई सारे हो सकते हैं। 2 फोन नंबर है तो 2 वैल्यू होगी तो मल्टी वैल्यूड हो गया। डिपेंडेंट नेम एक भी नहीं है, 1 है, 2 है, 4 है, यानी मल्टी वैल्यूड हो गया, ठीक है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में जहां भी उपयुक्त हो अपर एंड लोअर बाउंड्स को नंबर ऑफ वैल्यूज पर रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक यूनिवर्सिटी में किसी सिंगल इंस्ट्रक्टर के रिकॉर्ड के लिए फोन नंबर्स की संख्या को 2 तक सीमित कर सकता है। तो इसको अपन बाउंड भी कर सकते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में डिजाइन के दौरान इसको बाउंड भी कर सकते हैं, यानी आप मैक्सिमम 2 फोन नंबर ही लिख सकते हो, है ना। तो दो क्या लगा दी मैंने, बाउंडेशन लगा दी, आप 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। 0 से लेकर 2 हो गया वो, यानी या तो आप बिल्कुल मत भरो, नील छोड़ सकते हो, या आप मैक्सिमम 2 फोन नंबर भर सकते हो, ठीक है। सर 4 हमने पढ़ लिए, सिंगल एट्रीब्यूट पढ़ लिया और हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था हमारा सिंपल और कंपोजिट पढ़ लिया, उसके बाद सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड और स्टोर्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्टोर का मतलब है जो परमानेंटली स्टोर है जो एट्रीब्यूट, डिराइव्ड का मतलब है उसमें से निकल कर आया हुआ, ठीक है। इस प्रकार के एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू को अन्य संबंधित एट्रीब्यूट और एंटिटीज की वैल्यू से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट में कोई इंस्ट्रक्टर नाम का एंटिटी सेट है, उसमें एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट एडवाइज्ड।
जो दर्शाता है इंस्ट्रक्टर कितने छात्रों को एडवाइस देता है। ठीक है, हम उस इंस्ट्रक्टर से एसोसिएट स्टूडेंट एंटिटीज की संख्या को काउंट करके इस एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल समझिए, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। मान लीजिए इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट में एज नाम का एक एट्रीब्यूट है। कोई इंस्ट्रक्टर है तो इंस्ट्रक्टर के कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं? इंस्ट्रक्टर का आईडी, इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्टर की एज, है ना, और इंस्ट्रक्टर की सैलरी, कई सारे हो सकते हैं, राइट। तो एक उन्हीं में से हमने एट्रीब्यूट लिया है इंस्ट्रक्टर में से एज नाम का, जो इंस्ट्रक्टर की एज को इंडिकेट करता है। ठीक है, यदि इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट में एक और एट्रीब्यूट है पहले से, जिसका नाम क्या है? डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो हम डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट से एज को काउंट कर सकते हैं। यानी जो हमने क्या किया, उसकी डेट ऑफ बर्थ तो है ही उस एंटिटी के एट्रीब्यूट में, तो हमने करंट डेट डाली और उसकी डेट ऑफ बर्थ, और उससे किसको काउंट कर लिया? इस एट्रीब्यूट को काउंट कर लिया, एज एट्रीब्यूट को। तो ये निकल के आया है, कहां से निकल के आया है? इन दोनों में से निकल के आया है ये तीसरा एट्रीब्यूट, तो इसलिए हम डिराइव्ड कह रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं एज एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। इस केस में डेट ऑफ बर्थ को बेस एट्रीब्यूट या स्टोर्ड एट्रीब्यूट के रूप में रेफर किया जा सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ तो परमानेंटली स्टोर है, इसलिए हम उसको बेस एट्रीब्यूट कह रहे हैं, या फिर वो परमानेंटली स्टोर्ड है इसलिए उसको स्टोर्ड एट्रीब्यूट कह रहे हैं। लेकिन इन दोनों में से निकल के क्या आया? इन दोनों में से कैलकुलेट क्या किया हमने? एज को, तो इनमें से निकल के आया है, इसलिए इस डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहेंगे एज को। ठीक है, एक माइंड ड्रिल दे रखी है, अन एट्रीब्यूट टेक्स अ नल वैल्यू व्हेन अन एंटिटी डज नॉट हैव अ वैल्यू फॉर इट। अगर किसी एंटिटी है, कोई एंटिटी है और उसका कोई एट्रीब्यूट है और उसके एट्रीब्यूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नल एट्रीब्यूट बोलेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे? नल एट्रीब्यूट बोलेंगे। ठीक है, नल वैल्यू का मतलब नॉट एप्लीकेबल हो सकता है, अर्थात एंटिटी के लिए वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। उदाहरण के लिए हो सकता है किसी का कोई मिडिल नेम नहीं हो। मान लीजिए कोई एट्रीब्यूट है नेम नाम का। ठीक है, कोई स्टूडेंट नाम की तो एंटिटी है, उसका कोई एट्रीब्यूट है नेम नाम का, और नेम को भी हमने फिर क्या किया? कंपोजिट एट्रीब्यूट बना दिया, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब फर्स्ट नेम है किसी का, मिडिल नेम नहीं है, नहीं है तो ये क्या है? नल एट्रीब्यूट है, और लास्ट नेम है उसका। ठीक है, तो वही समझाना चाह रहा था। तो आई होप कि एट्रीब्यूट के 6 टाइप आपको लाइफ टाइम के लिए मैंने इस तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल और एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ समझाने की कोशिश की है। आप में से किसी ने भी थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो दिमाग में यूं की यूं छप गया होगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये क्लियर हो गए तो फिर अपन जो आगे कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वो आसान हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग क्या कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कभी भी यही नहीं समझ पाते कि एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट हकीकत में क्या होता है, एट्रीब्यूट के टाइप्स क्या होते हैं, एंटिटी सेट क्या होता है। ठीक है, तो चीज़ों को अपन को एक्सप्लोर करना आना चाहिए। फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक। इस चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से पढ़ना बस। ठीक है।